हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। इन्होंने कुछ दिन पहले अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए थे और इनका प्रॉफिट 53% बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी इनका स्टॉक पिछले एक वीक में 4% तक और रिजल्ट आने के बाद लगभग 6% तक नीचे गिरा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनके रिजल्ट कैसे रहे और क्या हमें इसका शेयर अभी लेना चाहिए या इसको भी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो बजाज फाइनेंस एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यानी कि एनबीएफसी है। ये एक बैंक नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई एक एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस होता है तो हाई लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो टेक्निकली एक एनबीएफसी कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट होती है जबकि बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट होता है। ये तो हो गया टेक्निकल। लेकिन अगर हम लेमन टर्म्स में समझें तो बैंक के पास कुछ प्रिविलेजेस होती हैं, जैसे कि वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके थ्रू अपने फंड्स अरेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही चीप रेट पे उनको फंड्स मिल जाते हैं। लेकिन एनबीएफसी ना तो करंट अकाउंट खोल सकती है, ना सेविंग अकाउंट, ना ही वो एटीएम कार्ड वगैरह इशू कर सकते हैं। हालांकि वो फिक्स डिपॉजिट बैंक भी और एनबीएफसी भी दोनों ही रेस कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं बैंक में, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट बैंक में 74% से ज्यादा अलाउड नहीं होती। उनको कुछ रिजर्व रेशो मेंटेन करनी पड़ती है, लेकिन एनबीएफसी में ऐसा नहीं है। और इसके अलावा जो डिपॉजिट होते हैं हमारे, अगर हम बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो वो 5 लाख तक इंश्योर्ड होते हैं ओवरऑल एक बैंक के अंदर। लेकिन एनबीएफसी में जो डिपॉजिट कराए जाते हैं वो इंश्योर्ड नहीं होते हैं। तो ये कुछ हाई लेवल डिफरेंसेस हैं। और अगर हम बात करें अब बजाज फाइनेंस के स्ट्रक्चर की तो इनकी जो सुपर होल्डिंग कंपनी है वो है बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसका कि 39.16% हिस्सा है बजाज फिनसर्व में। ये भी एक लिस्टेड कंपनी है, आप इसके बारे में जानते होंगे। और 33.43% हिस्सा है बजाज ऑटो में। और बजाज फिनसर्व के अंडर हम फर्दर देखें तो इनका 52.65% हिस्सा है बजाज फाइनेंस में। और इसके अलावा इनका बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस और बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस में भी 74% हिस्सा है। तो अगर आपको डिफरेंस समझना हो कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में क्या है, तो बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है और इसके अलावा वो इंश्योरेंस बिजनेस में भी है बजाज फिनसर्व। और अगर बात की जाए बजाज फाइनेंस की तो इनकी दो सब्सिडरी हैं, होली ओन्ड सब्सिडरी, 100% इनकी ओनरशिप है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो कि हाउसिंग फाइनेंस लोन देती है, और एक बजाज फाइनेंस सिक्योरिटीज लिमिटेड, बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लिमिटेड, जो कि एक सिक्योरिटीज कंपनी है जो कि डीमैट अकाउंट वगैरह खोलती है। तो ओवरऑल आपको उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर से समझने में हेल्प होगी कि बजाज फाइनेंस कहाँ पे प्लेस्ड है और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व या दूसरी बजाज कंपनीज में क्या डिफरेंस है। तो अब अगर हम बात करें इनकी शेयर होल्डिंग की तो बजाज फिनसर्व की, जैसा बताया कि सितंबर 30 को 52.65% हिस्सा तो बजाज फिनसर्व के पास है। इसके अलावा कुछ और प्रमोटर कंपनीज हैं जैसे महाराष्ट्र स्कूटर वगैरह, तो उनका मिलाया जाए तो 56.03% हिस्सा प्रमोटर ग्रुप के पास है। इसके अलावा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके पास 23.64%, कॉर्पोरेट्स के पास 3.62%, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के पास 9.1%, म्यूचुअल फंड के पास 7.19 और कुछ अदर्स के पास 0.4% हिस्सा है। तो आप लिस्ट जो इनके टॉप इन्वेस्टर हैं आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, इसके अलावा वैनगार्ड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, कुछ बड़े बड़े फंड हाउसेज और स्ट्रॉन्ग कंपनीज इन्वेस्टर मिलेंगी इसमें। और अब अगर बात की जाए इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तो आप इस पेज पे देख सकते हैं कि किस टाइप के लोन्स देते हैं। अगर बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो ये कंज्यूमर लोन्स देते हैं, एसएमईज लोन देते हैं, कमर्शियल लोन, रूरल लोन्स, इसके अलावा ये डिपॉजिट्स यहाँ पे आप करा सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट्स में ये प्रीपेड पेमेंट्स, यूपीआई, बीबीपीएस यानी कि बिलिंग पेमेंट वगैरह की सर्विसेज देते हैं। उसके अलावा इनकी पार्टनरशिप है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जनरल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा इनके कुछ ब्रांडेड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड आते हैं, वॉलेट आते हैं, फाइनेंशियल फिटनेस रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी लोन से रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इनकी जो सब्सिडरी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, वो हाउसिंग लोन देती है।
वो सैलरीड होम लोन्स यानी कि इंडिविजुअल्स को भी लोन्स देती है, इसके अलावा डेवलपर्स को भी वो लोन देती है। और तीसरी कंपनी इनकी जो दूसरी जो इनकी सब्सिडरी है वो है बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लिमिटेड, जो कि एक सिक्योरिटीज कंपनी है। जैसे कि वहां पे आप ट्रेडिंग अकाउंट खुला सकते हैं, डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं, रिटेल ब्रोकिंग कर सकते हैं, आईपीओज और ओएफएस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं इनके थ्रू। तो ओवरऑल ये कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और अब इससे पहले कि हम इनके सेकंड क्वार्टर के फाइनेंशियल स्पेसिफिकली डिस्कस करें, तो अगर इनकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म जर्नी देखें यानी कि 14 साल की, तो इन्होंने जो इनकी असेट अंडर मैनेजमेंट है 37% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से वो 14 साल में बढ़ी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए नेट इंटरेस्ट इनकम की, वो 36% बढ़ी है, जो कि 332 करोड़ होती थी 2008 में, अब वो बढ़ के 17,269 करोड़ थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 2008 में वो 21 करोड़ था, अब जो कि लास्ट 2021 का फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ मार्च में, उसमें 4,420 करोड़ हो चुका है, यानी कि 51% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और अगर आप ओवरऑल रेशोज भी देखें, तो इनके जो ओपेक्स टू एनआईआई रेशो है वो 58% के आसपास होती थी, जो कि घट के अब 30% हो गई है। रिटर्न ऑन असेट 0.7 से बढ़ के 3.1, रिटर्न ऑन इक्विटी 2% से बढ़ के 12.8%। एनपीए शुरू में इनके 7% होते थे, जो कि अब 1% से भी कम रह गए हैं। तो आप ओवरऑल जर्नी देखेंगे कंपनी की बहुत ही अच्छी रही है, और इसने ईयर ओवर ईयर अपने इन्वेस्टर्स को, अपने ओवरऑल जितने भी ओनर्स हैं, उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिया है। और अगर अब बात की जाए इनकी ज्योग्राफिक प्रेजेंस की, तो आप देखेंगे कि इनकी ब्रांचेस और इनकी फ्रेंचाइजी लगातार बढ़ी हैं। पिछले साल में जो अर्बन इनकी ब्रांचेस और फ्रेंचाइजी थी वो 1049 थी पिछले साल 2020 जून में, जो कि अब बढ़ के 1368 हो गई हैं। और रूरल एरिया में भी इनकी 1359 ब्रांचेस और फ्रेंचाइजी मिलके होती थी, जो कि अब 1961 हो गई हैं। तो इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि मैसिव, पिछले 1 से 1.25 साल में इन्होंने जबरदस्त अपनी ब्रांचेस और फ्रेंचाइजी की ग्रोथ दिखाई है। तो अब अगर बात की जाए इनके सेकंड क्वार्टर के फाइनेंशियल की, कि भाई ऐसा क्या हो गया कि इनका शेयर 6% तक गिरा रिजल्ट आने के बाद। तो सबसे पहले अगर हम इनकी ओवरऑल इनकम की बात करें, तो वो 28% बढ़ी, जो कि एक अच्छी ग्रोथ है। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हालांकि एक नेगेटिव फैक्टर रहे, जो कि 76% बढ़े पिछले साल के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो वो 1481 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल से 53% बढ़ा, यानी कि 50% से भी ज्यादा की ग्रोथ एक साल में। तो बहुत ही अच्छे नंबर हैं। और अगर कुछ की मेट्रिक्स को देखें, तो असेट अंडर मैनेजमेंट 1,66,937 करोड़ है, जो कि 22% से बड़ी है। ओपेक्स टू एनआईआई एक नेगेटिव फैक्टर है, जो कि 28% से 38% हो गया है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 53%, रिटर्न ऑन इक्विटी 2.9% से 3.8%, ये क्वार्टरली है, एनुअलाइज नहीं है। और अगर नेट एनपीए की बात की जाए तो 1.1% रहे। हालांकि पिछले साल वो 0.37% थे, बट पिछले साल मोरेटोरियम लगा हुआ था, तो एक्चुअल एनपीए रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे बुक्स में, तो वो कंपेरेबल नहीं है। बट 1.1% अगर आप टॉप बैंक्स को भी देखेंगे, तो वहां पे भी एनपीए इनसे ज्यादा होंगे। और अगर आप बंधन बैंक वगैरह से कंपेयर करें, तो वहां लगभग 11%, 10.8% एनपीए हैं, और इनके एनपीए 1.1%, जो कि दिखाता है कि इनकी जो कलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही अमेजिंग है। तो ओवरऑल नंबर्स बहुत अच्छे हैं। तो अब रीजन क्या है कि इनका शेयर जो गिर रहा है? तो रीजन ये है कि जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे या ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसकी एक्सपेक्टेशन पे इनके नंबर खरे नहीं उतरे हैं। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 70% से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, जबकि एक्चुअली में 53% बढ़ा। इसके अलावा वो नेट इंटरेस्ट इनकम उम्मीद कर रहे थे कि 19% से बढ़ेगी, जो कि 16% बढ़ी। यानी कि ग्रोथ तो है, लेकिन वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो थोड़ा सा इनका शेयर प्राइस उसको बेक्ड इन कर चुका था। तो उसकी वजह से थोड़ी सी सेलिंग देखी गई और करेक्शन आई है। तो अब अगर बात की जाए इनके शेयर प्राइस की, कि भाई इसमें ठीक ठाक करेक्शन आ गई है, तो क्या इसको लेना चाहिए या अभी अवॉइड करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें, तो 3 साल में इन्होंने 219% की, एक साल में 119% की, और पिछले 3 महीनों में लगभग 16% की रिटर्न दी है। और ये तब है जब इसका शेयर रिजल्ट आने के बाद लगभग 6% गिरा है, पिछले एक वीक में 4% के आसपास, एक महीने में 1.5%। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर एक महीने की परफॉर्मेंस को छोड़ दिया जाए, तो इसने अपने इन्वेस्टर को काफी खुश किया है। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स को देखा जाए, जो कि इनके रिजल्ट आने के बाद आई हैं,
उनके हिसाब से इसका टारगेट 8950 आईसीआईसीआई डायरेक्ट के द्वारा और प्रभुदास लीलाधर के द्वारा 9092। तो हम एवरेज अगर लें तो लगभग 9000 के आसपास इसका टारगेट प्राइस वो बताते हैं। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो एवरेज प्राइस लगभग 7500 रुपीज आता है, हायर साइड पे 9400, लोअर साइड पे लगभग 4500 रुपए के आसपास। तो इसमें इतना गैप इसलिए है क्योंकि इसका शेयर पिछले लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो बहुत तेजी से भागा है, तो इस वजह से लोअर और हायर प्राइस में काफी गैप है। और जो इसकी अभी क्लोजिंग हुई है कल मार्केट आवर्स के बाद, तो वो 7400 पे हुई है। तो आप बोल सकते हैं कि लगभग अपने एवरेज प्राइस पे टिकर टेप के हिसाब से चल रहा है। और अगर हम इनके फंडामेंटल्स को देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है। और अगर वैल्यूएशन देखें तो ये एक चिंता की बात है। अगर आप देखेंगे तो 89 के पी रेशो पे, 89 से ज्यादा के पी रेशो पे ये ट्रेड कर रहा है। जबकि और दूसरी आप एनबीएफसीज को देखेंगे, मुथूट फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस वगैरह, तो वो 14 से 16 के पी पे ट्रेड कर रही हैं। और पीबी रेशो भी इनका बहुत ही ज्यादा है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी 11-12% के आसपास रहती है, जो कि एवरेज है। तो अब अगर बात की जाए कि क्या मेरी ओपिनियन में इसका शेयर लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये वही, जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूं कि भाई मर्सिडीज वाली क्वालिटी है लेकिन बहुत महंगी है, 100 करोड़ में आपको मिल रही है। तो वैल्यूएशन डेफिनेटली इसका हाई है, जो कि एक चिंता की बात है। बट आपने देखा कि इसकी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और आगे की भी अगर हम आउटलुक देखें तो कंपनी ने जो आउटलुक बताई है कि असेट अंडर मैनेजमेंट 25 से 27% बढ़ेगी लॉन्ग टर्म में। जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 23 से 24% बढ़ सकती है। इनके जो ग्रॉस एनपीए हैं वो 1.4 से 1.7% के बीच में रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और जो नेट एनपीए हैं वो तो 0.4 से 0.7%, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इसके अलावा रिटर्न ऑन असेट्स ये 4 से 4.5% बताते हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी 19 टू 21%। तो अगर ये ट्रेंड रहता है तो डेफिनेटली इनके शेयर को फायदा होगा, ये आगे ग्रो करेगा। इसके अलावा इनकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और इनकी कलेक्शन जो फ्रेमवर्क है बहुत ही अमेजिंग है, तभी इनके एनपीएस बहुत कम है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया हो रहा है। तो कंपनी में सब कुछ अच्छा है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, डिलीवर किया है इसने, अपने इन्वेस्टर को खुश किया है। लेकिन रीजन एक ही नेगेटिव है कि भाई इनकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज्यादा है। तो अगर इसमें और थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, ये 7000 या 7000 से नीचे जाता है, तो मे बी ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। लेकिन वही एक इसमें चिंता की बात है। बट अदरवाइज कंपनी में दम है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ से ये 9000 तक जा सकता है, लगभग 25% की अपसाइड दे सकता है करंट प्राइस से। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया है और थोड़ा सा सेफ चलना चाहते तो आप थोड़ी सी और करेक्शन की वेट कीजिए। हालांकि हर अच्छी करेक्शन पे आप इसको थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही अच्छी बेट हो सकता है। बट वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि भाई ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, और उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप शेयर कीजिए। इसके अलावा मैं हमेशा कई बार पूरी डिटेल में नहीं जाता। मैं चाहता हूं कि मैं उतना ही टॉपिक को सिंपल रखूं, ताकि आप उसमें इंटरेस्टेड रहें, आप उसको समझ पाएं, रादर देन मैं बहुत ज्यादा नंबर्स और डिटेल में जाऊं। और अगर आप कोई भी फीडबैक है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए, और मैं आने वाले वीडियोस में उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।